नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे वकार रसूल जो पीसी चीफ हैं। वकार साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बड़ी बात यह है कि जम्मू प्रोविंस के लिए दो कैंडिडेट आपने अनाउंस कर दिए। लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह वहाँ से लड़ेंगे उधमपुर से, और रमन भल्ला जो पहले भी लड़ चुके हैं वो मरतबा फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता है कि कद छोटा हो गया? पहले आप 6 सीटों पे लड़ते थे जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी। आज वाकई में आप इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक को जिताने के लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, 2002 में हमारी कोलिशन पीडीपी के साथ थी जी। उस वक्त पीडीपी को हमने वैली की सारी सीटें दी थी जी। और उसके बाद हमारा 9 में भी अलायंस रहा एनसी के साथ, 14 में भी, 14 में भी एनसी के साथ रहा, 19 में भी रहा। तो कहीं ना कहीं हम अलायंस पॉलिटिक्स में बहुत पहले से हैं जी। और हमारी कोशिश होती है कि लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं हमारे साथ, उस वोट को, सेकुलर वोट को नुकसान ना हो जाए। राइट। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हमारा वोट बिखर जाए, जी। तो वो वोट बिखराने के लिए उनकी तरह तरह की साजिशें होती है। जी। जैसे 2019 के बाद बीजेपी की तरफ जब से 370 हटा यूटी बनाई गई, जी। बीजेपी की तरफ से 2-3 पार्टियां यहाँ पे क्रिएट की गई। जीपीएपी, अपनी पार्टी, पीसी तो पहले से पीसी पहले, लेकिन ये 2 पार्टियां जो हैं वो क्रिएट की गई इसीलिए ताकि वो सेकुलर वोट, जो लाइक माइंडेड वोट है, उसको डिस्टर्ब करें। तो वो भी एक गेम थी। इसी तरह से आज जो हुआ है वो यही है कि लाइक माइंडेड जो वोट है उसको हम डिस्टर्ब ना करें। हालांकि अब हमें कल डिस्क्लोज इसलिए करना पड़ा, लिस्ट निकालनी पड़ी। अभी भी बात हमारी चल रही है पीडीपी एनसी के साथ ताकि एक ज्वाइंटली हम तीनों रहें जी। लेकिन हमें जम्मू की 2 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस करने पड़े क्योंकि परसों लास्ट डेट है उधमपुर का फॉर्म भरने का। यस यस। और जम्मू का भी 26 को शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ा। बाकी रहा वैली की 3 और लद्दाख की 1, उस पर भी टॉक्स जारी हैं, बात करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जो है ज्वाइंट रहे, एक साथ रहे और एक साथ हम उस ताकत का मुकाबला करें जिस ताकत ने हमारे स्टेट से स्पेशल स्टेटस छीना, जिस ताकत ने हमारा जो है यूटी बना दिया, डिग्रेड कर दिया हम लोगों को, हमारी स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया, हमारे लोगों को पिछले 10 साल से चुनाव से महरूम रखा, परेशान है। हमारी असेंबली में गर्दा खा रही हैं वो कुर्सियां जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। यहाँ कानून बना करते थे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे लोग इकट्ठे लड़ें और उस ताकत का मुकाबला करें जिसने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। जी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है, तालमेल नहीं बन पा रहा है, लेकिन पीडीपी को आपसे बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस जो डिसाइड करेगी नहीं उसको मानेंगे, क्योंकि उनको उनका स्टेक से अनंतनाग सीट पे जितना हम एनसी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सम्मानित करते हैं, वो सम्मान देते हैं, उतना हम पीडीपी को भी देते हैं, हमारी लीडरशिप भी। और हालांकि फारूक साहब को थोड़ा ज्यादा देते हैं, इसलिए इज मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन और यहाँ का सीएम और एक बहुत बड़ी डिग्निटरी है। तो इसलिए कि हम दोनों पार्टीज को पूरी इज्जत देते हैं और हमारी कोशिश है कि हम इकट्ठे मिलके चलें और उन ताकतों को भगाएं यहाँ इस जम्मू कश्मीर से जिन ताकतों ने यहाँ का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। लोग बहुत परेशान हैं, मुलाजिम परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है स्टेट में। लोग मतलब फटने को आ गए हैं कि किसके पास जाएं, क्या करें, कोई काम नहीं हो रहा है, सेक्रेट कोई जा नहीं सकता है, किसके पास जाएं। दरवाजे हमेशा के लिए बीजेपी ने बंद कर दिए लोगों के लिए जी। उस दरवाजे को, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को खोलने के लिए हम तीनों पार्टीज को इकट्ठे मिलकर लड़ना है ताकि बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियों को ऐसी हालत हो जाए तो वो आइंदा यहाँ जम्मू कश्मीर को में लड़ने का नाम न ले। जी। वकार साहब, आपका सियासी अनुभव यानी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 18 साल की आयु से आप सियासत में हैं, और आपको नहीं लगता कि जब आप अलायंस करते हैं, अपने कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, तो कैडर आपका स्कैटर्ड हो जाता है, कैडर बिखर जाता है आपका,
और कश्मीर में आपका स्टेक है, आप कश्मीर से विधानसभा की सीटें निकालते रहे हैं। जब आप वहाँ पे आप पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं देंगे तो कैडर थोड़ा सा इनॉयड जरूर हो जाता है। नहीं, वो हर पार्टी का होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा हुआ। उधमपुर सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अच्छी पकड़ है, अच्छे हैं, या जम्मू की सीट पे, या पीडीपी का भी अपने लोग हैं, वो दोनों सब पार्टियों का होता है। लेकिन ऐसा है कि हमारे वर्करों को भी इस चीज का पता है कि अगर हमको बीजेपी जैसी पार्टी, जिन्होंने हमको इतना परेशान किया, जिसने पूरा बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को, अगर उसको हराना है तो हमको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा। नहीं तो 1 महीने की लड़ाई के बाद अगर आप हार गए तो फिर उस रसाकशी का क्या फायदा रहा। जी, हमारा ये है कि हम मिलजुल के लड़े, जहां हमारी सीट है वहां वो 2 पार्टियां हमारी पूरी मदद करें, और जहां उनको सीट मिलती है वहां हम उनकी पूरी ताकत से मदद करें, ताकि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 की 6 सीटें जो हैं इंडिया अलायंस के लिए जीत जाए। ये हमारे वर्करों का रहता है। वकार साहब, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, फिरकाप्रस्ती की राजनीति करती है। आपके पास उनका तोड़ है कोई? देखो, जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे मुद्दे में, हिंदुस्तान की बात तो नहीं करूंगा, वहां तो बड़े बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में इससे बड़ा क्या मुद्दा है कि 70-77 साल में हिंदुस्तान में कभी किसी रियासत को यूटी नहीं बनाया गया। मतलब एक डीसी को आप नायब तहसीलदार बना रहे हो, वही पोजीशन हमारी की, हमारे लोगों को बेइज्जत किया गया, लोगों को 13,000 लोगों को जेलों में डाल के, पूरी ताकत लगा के, लोगों को बंद करके, डरा के हमारी स्टेट को यूटी बनाया और हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। यहां बेरोजगारी, यहां अपाहिजों की तनख्वाह बंद हो गई, पेंशनें बंद हो गई, यहां घर घर स्मार्ट मीटर लगे, यहां गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई, यहां मुलाजमों को इस तरह से हिरास किया गया। अगर मुलाजिम को बोलते हैं कि जनाब, जब वो रिटायर होता है तो वो जश्न मनाता है कि मैं किस मुसीबत से आजाद हुआ। जी। पहले जब हमारे टाइम में मुलाजिम रिटायर होता था वो रोता था, लेकिन जब आज बीजेपी के दौर में मुलाजिम रिटायर होता है तो वो बेचारा जश्न मनाता है, मैं मुसीबत से आजाद हो गया। जी। इतना दबाव, इतनी परेशानी की राजनीति जो है इस वक्त चल रही है। लिहाजा हमारे पास मुद्दों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। यहां बेरोजगारी, जहां 15-16 के नंबर पे हमारी स्टेट बेरोजगारी में आती थी, आज दूसरे नंबर पे है, लोग परेशान हैं। यहां टीचर की पोस्टें जो 2012 में निकली थी हमारे टाइम में, उसके बाद कभी नहीं निकली। बोलते ना हमने एम्प्लॉयमेंट दी। यहां चपड़ासी रिटायर होता है, कोई नहीं लगता है। यहां पीएचई और बिजली का लाइनमैन रिटायर होता है, कोई दूसरा नहीं लगता है। यहां जंगलात का गार्ड रिटायर होता है, पुलिस की लाइनों में पुलिस वाले कम हो गए, इनके नहीं लगे। यहां मुलाजमत खत्म, यहां की बाजरी खनन खत्म, यहां घर घर शराब दुकानें डाली, मुद्दों की बूछाड़ है। अगर लोग समझे ना तो बीजेपी को कोई जगह नहीं मिलेगी। तभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, कश्मीर आए, जम्मू आए, तो बीजेपी को मुलाजिम जमा करने पड़े। चौकीदार, नंबरदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, लाइनमैन, वीएलडब्ल्यू, एक वीएलडब्ल्यू को 2-2 गाड़ी, एक गाड़ी की जिम्मेवारी थी हर पंचायत से लाने की, नहीं तो उसको बोला गया था सस्पेंड करेंगे। नहीं तो पहले जो उत्सव था 2014 में, 19 में, लोग खुद टूट पड़ते थे मोदी जी की रैलियों में। आज वो उत्सव खत्म हो चुका है। लोगों को पता चला है कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हमको कभी चेहरा नहीं दिखाया। मैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरा भी पार्ट आता है। 10 साल में डॉक्टर जितेंद्र जी को पूछो कब आए बनिहाल, कौन सा काम वहां पे किया। हाईवे तो हमने ही स्टार्ट किया था, वो तब से ही बन रहा है। रेलवे हमने स्टार्ट किया था, तब से ही बन रहा है। उसके बगैर आप दिखाओ क्या काम किया। आप 14 में बने, हमारे जाति जिद कोई नहीं है। फिरका परस्ती की बातें वो करते हैं, हम तो नहीं करते ना जी। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको कांग्रेस 150 साल से एक ही समझती है, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है हिंदू मुसलमान करने की, हमको नहीं पड़ती है। हम काम के आधार पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एज इंसान समझता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं समझता, एज एमपी अपना समझता हूं। लेकिन उसको पूछता हूं कि भैया बताओ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया, रामबन में क्या किया, चिनाब वैली में क्या किया,
उधमपुर के लोग बेचारे परेशान हैं, क्या किया उनके साथ। अब मोदी जी का मुखटा दिखा के आप वोट ले रहे हो, जुगल किशोर वोट ले रहा है, आम लोगों से पूछो वो बोलते हैं यार जुगल तो है ही नहीं कुछ किसी के लायक जी। लेकिन अरे मोदी जी है, ठीक है, लेकिन आप कोई काम किस किस को मिला मोदी जी, कितने काम उसने डायरेक्ट किसी पब्लिक के किए। अब जुगल किशोर है, इस बार लोग दोनों को हरा देंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं, दोनों हार जाएंगे अंडर करंट कांग्रेस की वेव। रमन भला मास लीडर है, जुगल और रमन भले का कोई मुकाबला नहीं है। रमन भला के पास 24 घंटे में कोई गरीब जाए, बुजुर्ग जाए, यतीम जाए, उसके दरवाजे खुले हैं। रमन भला 24/7 पिछली 30-40 साल से लोगों के साथ है जी। लाल सिंह का एक मास बेस है, एक अपना स्टाइल है, लोगों का काम करता था। जब 10 साल एमपी रहा, घर घर गया, हर एक को जरूरत आता था, कहीं एजिटेशन मजदूरों की होती थी वहां पहुंचता था, प्रोटोकॉल कोई नहीं था, जमीन पे बैठ के बात करता था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं उतारता है, लोगों को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों हमारे कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मैं वसूख से कहता हूं। आप वकार साहब, 5 अगस्त 2019 को यह बदलाव हुआ था, यानी डीसी से नायब तहसीलदार बना था, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन होते बीजेपी जीत के आई थी। बीजेपी जीती, जी। वो सारा रिगिंग था, मुलाजमों को दबाव था, पैसों की बूछाड़ थी। आज वो नहीं चलता है पार्लियामेंट के अंदर, वो उस वक्त का मामला था। आज का मामला अलग है और वो मामला अलग है। तब लोगों को उम्मीद थी हो सकता है हमारी हित के लिए ये चीज किया हो, लेकिन अब लोगों को जब पता चला जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू में स्मार्ट मीटर लगे, जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लगा, जम्मू के लोग बेरोजगार सबसे ज्यादा हुए, बाहर के लोग आके जम्मू में बस गए, यहां की आइडेंटिटी को खतरा है, डोगरा आइडेंटिटी को, कश्मीरी आइडेंटिटी को, गुजर आइडेंटिटी को, पहाड़ी आइडेंटिटी को खतरा है। इस बार चेंज है, आपको मैं वसूख से कहूंगा अंडर करंट है। ऐसा भूचाल आएगा कि दोनों सीटें जो है जम्मू प्रोविंस की और कश्मीर की, बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स जो है, आजाद पार्टी हो, बुखारी हो, इनका कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको कह रहा हूं। वकार साहब, आपने कहा कि पार्लियामेंट का हिसाब कुछ और होता है, लेकिन आपके बड़े नेता तो ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में सेटिंग है। 100%। अभी आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ और होता है, नहीं, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हो ईवीएम सकता में है। आपको देखो क्या होता है, आपको 5% किसी पार्टी का वोट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, उतना ही खेल है। क्योंकि ईवीएम जो है 5% बड़ा वोट होता है। हाँ, ईवीएम जो है वो मशीन कर जाता है, मशीन है, इतनी छोटी सी चिप डालो, अभी मुझे किसी को मैसेज डालना हो, टिक यहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका में व्हाट्सएप का फोटो खुल जाएगा, मैसेज खुल जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएगी, पूरे वर्ल्ड वाइड इस वक्त जुड़ा हुआ है। ईवीएम कौन सा बड़ा मसला है, हैक करना, 2 मिनट में हैक हो जाते हैं। और मैं वसूख से कहता हूं अगर चेक हो, प्रॉपर चेक हो, ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला है। और ये मैं नहीं कहता हूं, पूरी दुनिया कहती है। और बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में, इटली में, कनाडा में, हर जगह अब ईवीएम को खत्म किया गया, क्योंकि ईवीएम हैक हो जाती है, कोई भी पार्टी उसको हैक करती है। अब सबकी जब डिमांड थी ईवीएम को खत्म किया जाए, नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि उसमें घोटाला था, उनको फायदा आता था। हमने चलो बोला ईवीएम ठीक है, वो भी करो, लेकिन जो पर्ची उसकी निकलती है वो भी गिनो। वो भी नहीं इलेक्शन कमीशन ने माना, क्योंकि वो पॉपेट है बीजेपी का जी। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसी चीजें, लेकिन हमें यकीन है वो 5% कोई बड़ा मसला नहीं है, लोगों का सैलाब निकलेगा, बीजेपी आराम से हार जाएगी। आपने कहा कि पॉपेट है इलेक्शन कमीशन, लेकिन आप क्यों मिलने गए थे जब अभी यहां पर आए हुए थे इलेक्शन कमीशन? अब देखिए, हम किसको जाए मिलने, आईएसआई को मिलने जाए क्या, हम एफडीए को मिलने जाए क्या? हमें फिर भी उन्हीं के पास ही जाना है ना। हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन वही है, तो हमें मुल्क में उसी के पास मिलने जाना है। हमारा मुल्क है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट इदारा है, हमको तो उसी को मिलना है। हम तो गए, अपनी बात की, हमने कहा असेंबली के इलेक्शन 2014 में हुए, 10 साल हो गए, लोग चाहते हैं, हम तैयार है, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का इलेक्शन करो। नहीं किया, जबकि बाकी हर स्टेट का किया। यहां बीजेपी ने डेमोक्रेसी को रोन डाला है, सस्पेंड करके रखा है, पंचायत इलेक्शन खत्म कर दिए, म्युनिसिपलिटी इलेक्शन खत्म कर दिए, असेंबली इलेक्शन खत्म कर दिए। और मैं अगर इसकी पार्लियामेंट इलेक्शन की उनको मजबूरी है, अगर वो पार्लियामेंट इलेक्शन की मजबूरी नहीं होते तो वो ये भी नहीं करते, उनको पता है कि हम ये भी हार के हैं जी।
क्योंकि मुझे पता था वकार जब साहब, आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू देखिए कश्मीर जब की- म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आया जी। इन्होंने नोटिफिकेशन निकली, सारा कुछ तैयार किया, तो इनको एजेंसी रिपोर्ट गई जम्मू में कांग्रेस स्वीप कर रही है, जी। श्रीनगर में एनसी स्वीप कर रही है म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। इन्होंने खत्म कर दिया, बोला बाद में देखते हैं। अब ये अगर ये पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होता इनसे, ये भी खत्म करते हैं। इनको पता है कि हमारे पाप का घड़ा जम्मू कश्मीर में फूटेगा, लोग हमसे इम्तिहान लेंगे, लोग हमसे पूरा बदला लेंगे। चलिए वकार साहब, यूपी मान का लेते हैं जम्मू कश्मीर में आपकी वेव है या अंडरकरंट, आपने कहा समूचे देश में क्या सिनेरियो? पूरी वेव है, समूचे देश में पूरी वेव है। ये आपको फ्रॉड बोल रहे हैं। इनने 2004 में भी इंडिया शाइनिंग के नारे दिए थे कि हम आ रहे हैं जी, 400 पार, 370 पार। ये सारा फ्रॉड है, इनको खुद पता है, एजेंसी रिपोर्ट है कि 150 सीटें ये पहले से कम हो रहे हैं जी। और मुझे पूरा यकीन है इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में हमारी बढ़त है, बिहार में हमारी बढ़त है, तेलंगाना और केरला और कर्नाटक में हमारी बढ़त है, बाकी जगहों पे जहां राजस्थान में उन्होंने पिछली बार फुल स्वीप किया था वहां भी हमारी सीटें आ रही है, और मध्य प्रदेश वगैरह हर जगह, और जहां जहां हमारा अलायंस हुआ है यूपी में अच्छी सीटें आ रही है। और बीजेपी अगर 50 सीटें भी कम हुई तो कोई इस देश में उनको सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि जो उन्होंने इस वक्त बर्बादी की है, डेमोक्रेसी को रोन डाला है। कांग्रेस के 200 करोड़ उन्होंने सीज करवाए और 115 करोड़ ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट को। क्यों? हमें 1 महीना अकाउंट जो है हमने बाद में सबमिट किए थे इनकम टैक्स को, 10,000 रुपए उसमें जुर्माना बनता है, 115 करोड़ का जुर्माना किया, 11 अकाउंट हमारे सीज कर दिए, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, स्यूरिन को अंदर डाल दिया। ये डिक्टेटरशिप चला रही है जी। अब इनको कोई ना सपोर्ट को तैयार है, ना इनको वोट देने को कोई तैयार है। वकार साहब, आप तेलंगाना की बात की, कर्नाटक की बात की, हिमाचल, वहां ईवीएम ठीक थी, वहां आप जीते हैं। देखिए बात ऐसी है, जहां आपका भयंकर में वोट पड़ेगा वहां इनकी 5% 10% कोई काम नहीं करता है, लेकिन जहां नेक टू नेक होगा वहां ईवीएम जरूर काम करेगा, जैसे बाकी स्टेटों में किया। जी, लेकिन ईवीएम पर विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार ने नहीं माना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम ठीक है। देखिए अब इस वक्त पावर में बीजेपी है, सबको पता है बीजेपी क्या कर सकती है, जी। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तो लगभग इनने अपने दबाव में रखे, अपने कब्जे में रखे। जो ये कहते हैं वही होता है, जो अपोजिशन कहती है वो नहीं होता है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक कमेटी होती है इलेक्शन कमीशन को लगाने के लिए, Yes. उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। उसमें अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस को निकाल के अपना मिनिस्टर रख दिया। जुडिशरी पे आप फेथ करते हैं, न्यायपालिका? नहीं, हमें तो फेथ है, जो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनका तो पूरा फेथ है। जो भी अब उस टॉपिक पे न जाए, वो बड़ा लंबा टॉपिक है, उस पर कभी और बात करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की है वो अब जो है चेंज हो रही है। यहाँ मोदी वेव जो खत्म हो चुकी है, अब लोगों में कोई उत्सव वेव मोदी का नहीं है, मोदी के चेहरे पे कोई नहीं जाएगा। जो यहाँ के प्रेजेंट एमपीज हैं उनकी जो है हालत खस्ता है। इंशाल्लाह रमन बल्ला जम्मू से और चौधरी लाल सिंह जो है स्वीप करेगा, लहर है उसकी कुटवा में। परसों जब वो 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचा तो 10 घंटे उसको रात के 12:30 बजे वो कुटवा पहुंचा। जगह जगह रिसेप्शन, अंडरकरंट, पूरा उधमपुर कुटवा सब लोग उसके साथ हैं, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे ये सीट, दोनों सीटें जीतेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ABC टीम, उन्होंने भी GM सुरूरी को खड़ा कर दिया, वो आपको डेंट पहुंचाएगा? किसने खड़ा किया? सेकुलर वोट तोड़ने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डेंट तो पहुंचाएगा, लेकिन वो लोगों में अब एक्सपोज हो चुके हैं। मैं पहले इंटरव्यू में बोलता था गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है बीजेपी के डिप्यूटी, क्योंकि मैं उसके साथ क्लोज रहा, मीटिंगों में रहा, उसके हर जगह बातों से निकलता था, और हम उसको हमेशा समझाते थे कि रहो कांग्रेस में ही। वो ये तैयारी 2-3 साल से थी। G23 की कोशिश थी कि हम चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस का छीने, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ने किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ये मोदी जी बहुत बड़ी की कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ी थी। ये 4-5 साल से साजिश चल रही थी, लेकिन बाद में वो अकेला बचा, एक्सपोज हो गया, तो पार्टी बनानी पड़ी। अब जो है इस वक्त उसकी पूरी कोशिश है, हमें
उधमपुर की सीट पे दो बीजेपी कैंडिडेटों से मुकाबला, एक चेहरा हमारे एक तरफ करके है, दूसरा चेहरा पलटा के। ये मैं आपको वसूख से कहूंगा। आज देखिए आप, इन्होंने क्या किया, जम्मू की उधमपुर की सीट पे पहले चुनाव रखवाया और अनंतनाग वाली पे लास्ट में रखवाया, क्योंकि अनंतनाग पे ये बीजेपी और अपनी पार्टी और सबका सपोर्ट ले रहे हैं जी जनाब आजाद साहब। तो यहां पे बीजेपी के खिलाफ झूठी कंडेम उठाया है। आप इनकी भाषण देखो, आप इनका फेसबुक देखो, आप इनका व्हाट्सएप देखो, ये 100% कैंपेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, बात सुनो ना, कैंपेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ, सिटिंग एमपी के खिलाफ नहीं कुछ बोल रहे, बीजेपी के खिलाफ। 1.5 साल गुलाम नबी आजाद की स्पीचें निकालो, इंटरव्यू निकालो, उसके काम निकालो, आज जो ये कैंपेन कर रहे हैं इनका निकालो, इतना सारा ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो प्रेजेंट एमपी एमएलए के खिलाफ लड़ा जाता है, लेकिन जनाब वाला आज जो है गुलाम नबी आजाद का कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहा है जी, वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इसलिए वो दोनों एक्सपोज हो चुके हैं कि ये दो कैंडिडेट हैं, एक प्रॉक्सी है, एक सीधा है कैंडिडेट। दोनों कैंडिडेट जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन दोनों को चित कर देगा लाल सिंह और कांग्रेस पार्टी जी। 1 लाख वोटों से ज्यादा लीड से लाल सिंह जीतेगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आपने सेकुलरिज्म की बात की, आप कैसे सेकुलर अपने आप को कहते हैं? जब आपको प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया था, आपकी पार्टी के लोग चले जाते हैं वहां? नहीं, हम भी देखो रामलला में जाएंगे, हमारे लीडर जाते हैं। देखो मजहब अलग है, मैंने अभी रोजा रखा है, नमाज पढ़ता हूँ, आप पूजा करके आए, मुझे ना आपके साथ कोई ऐतराज है, ना आपको मेरे साथ कोई ऐतराज होना चाहिए, वो अलग चीज है। हमारी पार्टी इस चीज को नहीं, इस चीज की तरफ सोचती भी नहीं है जी, क्योंकि मंदिर में हम जाएंगे, आप जाएंगे, मैं मस्जिद में जाऊंगा, हमें इसके साथ पॉलिटिक्स से डिफरेंट थे। हमें मुद्दों पे राजनीति करनी है, हमें लोगों के इश्यूज उठाने हैं, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें लोगों को रोजगार देना है, हमारे यतीमों को पेंशन देना है, हमें लोगों को मुफ्त इलाज देना है, हमें फ्लाईओवर्स बनाने हैं, हमें को स्टेडियम बनाने हैं, हमको स्कूल बनाने हैं। पॉलिटिक्स इसके लिए होती है, पॉलिटिक्स मंदिर मस्जिद के लिए नहीं होती है। ये बहुत वरिष्ठ और गंदी सियासत जो है बीजेपी करती है, कांग्रेस ये सियासत नहीं करती। लेकिन बीजेपी को मौका मिल जाता है, 80% हिंदू हैं, हिंदुओं की आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है, का नहीं, इस चीज वो लेते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप मानते हैं कि नहीं वो एक्सप्लॉइट करते हैं? एक्सप्लोर नहीं है, देख पहले ये चलता है। अब लोगों को पता चला है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इन्होंने बेरोजगारी दुनिया की बढ़ाई, जनाब वाला मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इन्होंने 15-10 लाख से ज्यादा करोड़ से ज्यादा अमीरों का लोन माफ किया, गरीबों का एक पैसा भी लोन माफ नहीं किया। मंदिर मस्जिद की तरफ लोगों को लगाते हैं और यहाँ से बड़े घोटाले करते हैं। अडानी को इतना सपोर्ट देते हैं, हर काम करते हैं मर्जी। लोगों को समझ आ चुका है, अब लोग इसकी तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। तभी आपने देखा कि मोदी जी कश्मीर आए और जम्मू आए, मुलाजमों की जरूरत पड़ी। नहीं तो पहले जब 14 में आए थे तो सुनामी थी लोगों की, लोग खुद आए थे चल के, लेकिन आज लाना पड़ा, वो भी मुलाजमों को, वो भी VLW को ड्यूटी लगानी पड़ी। अब लोगों में वो उत्साह खत्म हो चुका है। कैंडिडेट्स की तरफ लोग देखेंगे कि इन कैंडिडेटों ने हमें क्या दिया। मोदी जी तो 10 साल मिला नहीं किसी को, कैंडिडेट भी नहीं मिले तो वोट किसको देंगे? जब 10 साल कैंडिडेट मिला ही नहीं तो क्या 15 साल के लिए उसको और वोट मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। वकार साहब, लगता है कि उन्होंने स्पेस बना ली है थोड़ी बहुत भी कश्मीर में। किसने? बीजेपी। रिजल्ट निकलेगा, जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो हम उनकी प्रोग्राम्स देखते हैं, रिजल्ट निकलेगा, खुद देखोगे। कश्मीर में उनका कयामत तक घास नहीं चढ़ेगा, सूखा नहीं चढ़ेगा, नीला तो मसला ही नहीं है, वो नहीं चढ़ता। कश्मीर में बीजेपी कहीं नहीं है। वो लोग जो है सिक्योरिटी के लिए, पैसे के लिए, कमरे के लिए, वो इसीलिए है। मैंने देखा है कुछ लोग कांग्रेस में भी थे, वो इसीलिए थे। जिसकी सिक्योरिटी छीनी वो बीजेपी में गया। मैंने पूछा भैया तू किस लिए गया? बोला यार मेरे साथ PSO दे थे, ले गए, फिलहाल बीजेपी में PSO रखवाएंगे अपने वापस। ये ड्रामा है, वहां कुछ यानी वकार साहब के मुताबिक जो लोग बीजेपी में कश्मीर से जुड़े हुए हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सरकारी रेजिडेंस, जमीनी सतह पे। अब आम लोगों से पूछो बीजेपी के साथ तो कोई नहीं है जी, कोई नहीं, आम लोग कोई नहीं।
वो सारा ढोंग है बीजेपी, कुछ नहीं है वहाँ। वकार साहब, एक तो सच्चाई है जो कि वहाँ सच्चाई, जमीनी सच्चाई, जो इंस्टीट्यूशन है, सरकारी स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेज, वो निरंतर चल रहे हैं। बाजार में कैलेंडर नहीं है कि हड़ताल होगी। अलगाववाद खत्म हो चुका है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है। देखो मिलिटेंसी 33 साल से शुरू हो चुकी है। मैं तब 11-12 साल का था जब मिलिटेंसी शुरू हुई है। अभी मिलिटेंसी का ग्राफ कभी कम होता है। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ 40,000 के जल से 50,000 के जल से मिलिटेंसी का ग्राफ बिल्कुल खत्म हो चुका था। हुर्रियत के नाम पे कोई हड़ताल नहीं करता था। बाद में दोबारा भड़क गई, दोबारा ग्राफ बढ़ गया, उसका क्या कारण है? फिर खत्म हुआ। ये 33 साल से कभी डाउन। अभी आप देखो कोकरनाग में क्या हुआ, रजौरी पंच में कितने हमारे जवान शहीद हो गए, डांगरी में कैसे हुआ, एक परिवार हमारे बेचारे जो बाहर के होते हैं या कश्मीरी पंडित कैसे उनको टारगेट किलिंग की गई। ये मिलिटेंसी ऐसी चीज है, रुई में जैसे आग लगती है, यहाँ हम बुझा देते हैं, वहां निकलता है, यहाँ ऊपर वाला करे। हम सब पार्टियों की कोशिश होनी चाहिए अक्रॉस द पॉलिटिक्स कि यहाँ अमन आए, यहाँ की स्टेट तरक्की करे, यहाँ टूरिज्म बढ़े, यहाँ लोगों को रोजगार मिले। कोई नहीं चाहता है मिलिटेंसी यहाँ हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हमने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मिलिटेंसी खत्म हो, बीजेपी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम पॉलिटिक्स नहीं यूज करें। हम चाहें कि हमारे जवान शहीद ना हो, हमारे लोग शहीद ना हो, यहाँ अमन लौटे और यहाँ की रियासत जो है वो वापस मिले और यहाँ तरक्की हो। ये जो अमन है इसको आप कॉस्मेटिक बोलते हैं, दिखावा है। G20 का आयोजन करना, फिर हर जगह ये जिक्र करना कि 2,11,00,000 पर्यटक आए थे। पर्यटक कश्मीर में 77 साल से आते हैं। पहले अब तो एसेसिबिलिटी हो गई है जहाज़ों की, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है शूटिंग करने। पहले तमाम फिल्मों की शूटिंग जो है कश्मीर में ही होती थी। थोड़ी देर ज़्यादा मिलिटेंसी थी 96 और 90s में, बाद में कम हुई तो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री और टूरिज्म दोबारा आने लगे। ऐसा नहीं है, कभी कम हो जाते हैं टूरिस्ट, कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन टूरिस्ट को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। टूरिस्ट चलता रहा, आता रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के टाइम में 10,000 ज़्यादा आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वकार साहब, आखिरी सवाल आपसे जी, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे कि हम आए तो हम रियासत 1 हफ्ते में ही वापस करेंगे। हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसकी, जॉब की, कल्चर की गारंटी, कल्चर को यहाँ से सुरक्षित करना है। जैसे लद्दाख के आप लोग दिल्ली struggle में, कर रहे हैं। हम दिल्ली में देखो, आप कोई कल्चर ही नहीं बचा है। फ्लो आप लोगों का ज्यादा बाहर आ गया, वापस आ गया। कल्चर को बचाना है, यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, यहाँ की बेटियों को रोजगार देना है, यहाँ लोगों को परेशानियों से दूर करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, महंगाई खत्म करनी है। स्मार्ट मीटर मैंने नारा दिया है, जो इनने लगाए हैं वो हम तवी में फेंकेंगे। अगर हम आए तो फेंक देंगे, वो नारा आपका बड़ा फेंक popular हुआ देंगे। है। हाँ, जम्मू में तवी में और कश्मीर में जहलम में फेंक देंगे। इसीलिए लोगों की जो जमीनें सरकार ने ली है वो उनको वापस करेंगे, जिनको 200-300 साल पुरानी जमीनें थी, जिसमें कांग्रेस ने ही रोशनी एक्ट बनाया था। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ करने को है। जी लोगों को एक फ्री फेयर आजादाना देंगे, जी सरकार देंगे। और लोगों के इश्यूज, केसीसी लोन लोगों के हैं, 2-3 साल से फ्रूट इंडस्ट्री बैठ गई है। जी। केसीसी लोन लोगों के माफ करेंगे। जो 15-15 हजार जैसे हमने तेलंगाना में दिए थे वो हम किसानों को हर साल देंगे। मतलब कोशिश होगी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, यहाँ तरक्की हो, यहाँ का स्टेट वापस आए, यहाँ के लोग दोबारा वैसे खुशहाल हो जाए जैसे पहले थे। और यहाँ का मुलाजिम जो बीजेपी ने दबाया, वो दबाव हम खत्म करेंगे। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।